जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। उसका रिवाइज्ड जो सिलेबस है वो भी आ गया है। तो इसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट कहते हैं। न्यूनतम क्वालिफिकेशन इसकी 10th है, आपको पता ही होगा। 10th के बाद आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इसका पाठ्यक्रम देखेंगे और फिर इसकी तैयारी इसी जो प्लेटफॉर्म है हमारा जगमोहन क्लासेस, इस पे टेट की तैयारी कराई जाती है। तो इस बार हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट की भी तैयारी कराएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और देखिए, जो आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दें, शायद आपको पता होगा अगर आपने पिछले वर्षों के पेपर देखे होंगे। तो पिछले वर्ष जो पेपर हुआ था, तो देखिए प्रश्नों की संख्या 100 रहती है इसमें। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 100, टाइम 2 घंटा, पूर्णांक 100, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, यानी कि अगर आपके 4 प्रश्न गलत हो गए तो आपका एक सही प्रश्न गलत हो जाएगा, या ऐसे कह लीजिए 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी 10th है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। पिछली बार इसका एक दिन में 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, एक सुबह वाली शिफ्ट और एक शाम वाली शिफ्ट। दोनों अलग अलग पेपर आए थे। मैं उनकी भी आपको जानकारी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कैसे पेपर आए थे, क्या हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस को देखेंगे। डिटेल्ड सिलेबस देख लीजिए, जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है 27 जून 2022 के लिए, उसके अनुसार ये लेटेस्ट अपडेट सिलेबस है। ठीक, तो एक बार देख लीजिए सिलेबस। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री, यहाँ से 5 प्रश्न आने हैं। ठीक है, और 5 प्रश्न आने हैं यहाँ से, और कुल 5 अंक के। तो पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन। वैदिक संस्कृति, ठीक है, इसमें 2 संस्कृतियाँ होती हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, आपको पता होगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। मौर्य, जिसमें सम्राट अशोक को पढ़ना है आपके लिए, और चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। तो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। हर्षवर्धन को पढ़ना है वर्धन वंश में। ठीक, और राजपूत काल में पढ़ना है आपके लिए, राजपूतों का जो काल रहा है। ठीक है, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य पढ़ना है आपको। फिर आपको मराठा पढ़ना है। ठीक है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये भारतीय इतिहास है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5 प्रश्न आएंगे आपके। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, स्वदेशी आंदोलन में जो शुरू हुआ था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल थे। आप असहयोग आंदोलन को भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ठीक, मैं बाद में आपको वीडियो डिटेल्स बनाऊंगा, अभी आप सिर्फ सिलेबस देख लीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, जो 1900 के बाद की बात है। उग्र राष्ट्रवाद, उससे पहले नरमपंथी बात थी। ठीक है, फिर विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ठीक, जो भारत शासन अधिनियम 1935। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, उसके बारे में। फिर आज़ाद हिंद फौज, INA के बारे में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, आज आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मैं आपको बता दूं, रास बिहारी बोस ने की थी, आप इसमें कन्फ्यूजन में ना रहें। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको अलग से पढ़ना है। ठीक है, बाकी डिटेल मैं आपको बाद में, ऐसा मैं बता रहा हूँ, आपकी GS, हिंदी और इन सब की तैयारी मैं आपके लिए कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ज्योग्राफी कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल देखना है आपको। ठीक, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, और जो है पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के विषय में। और आपको ये सब भारत के ही विषय में विशेषकर पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। ठीक है, ये आपको ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, विशेषकर ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी इंडिया के बारे में आप ज़्यादा पढ़िएगा। दूसरा देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में देखिए, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक पढ़नी है, आपको पिछली अर्थव्यवस्था नहीं पढ़नी है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग का नाम बदलकर, देखिए यहाँ पे ये गलत है, योजना आयोग का नाम बदलकर अभी नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 के लिए।
और मार्च 1952 में इसका योजना आयोग का गठन हुआ था। तो दोनों बातों को आप सही से ध्यान रख लीजिए, ठीक है। नीति आयोग के बारे में भी इतना पढ़ लीजिए थोड़ा सा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, ठीक, ये जरूर पढ़ लीजिए। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ये ध्यान रखिए किस किसने शुरू की थी, कहाँ से विशेषकर शुरू हुई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दोनों पढ़ लीजिए, ये 1969 वाला, 1981 वाला। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार कृषि में क्या सुधार हुए, ढांचागत यानी कि जो विनिर्माण है, ठीक है, और जो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें क्या सुधार हुआ, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। सुधारों का मतलब है इनसे संबंधित कौन कौन से एक्ट या अधिनियम भारत सरकार द्वारा लाए गए हैं और कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, मुख्यतः ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इन पॉइंट से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं, कृषि, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार से कौन कौन सी संबंधित जो अभी योजनाएं हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, या इनके संबंध में कौन कौन से एक्ट भारत सरकार द्वारा पारित किए गए हैं। योजनाओं से संबंधित एक वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये योजना जरूर मिल जाएगी। जीएसटी के बारे में आप पढ़ लीजिए, कौन सा 101वां अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, कब आया है, कौन कौन से कर इसमें शामिल हैं, कौन कौन से करों को इसने विस्थापित कर दिया है, ठीक है। देखिए इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के साथ लोक प्रशासन भी शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं बाद में बताऊंगा आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लीजिएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, और राज्य की निधि निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, इनसे संबंधित समितियों को विशेष ध्यान से पढ़ें। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज, ठीक है। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है पंचायती राज से संबंधित है, और ये जो नगर निगम नगर पालिका इनसे संबंधित है, ठीक है। इनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है जनरल विज्ञान, ठीक। तो जनरल विज्ञान देखिए, जनरल विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। देखिए अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट हो सकता है, क्या क्या पढ़ें। तो ध्यान रखिए आपको बहुत ज़्यादा समस्या या बहुत ज़्यादा आपके लिए हतोत्साहित नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्टी लेवल पे नहीं पढ़ना है जाके। इसका जो स्टैंडर्ड है वो 10th लेवल है। एक बात आप ये समझ लीजिए, जो लोग 10th में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने 11-12 में हैं, वो बहुत अच्छे से उन्होंने पिछली बार साइंस, क्योंकि हाई स्कूल में सबके पास होती है, तो वो साइंस की बुक को थोड़ा सा रिवीजन कर लें तो आपका काम चल जाएगा। अन्यथा मैं बताऊँ, आपके पास कोई विज्ञान की छोटी सी किताब हो जिसमें एप्लीकेशंस हो, ठीक है। भौतिक विज्ञान में एप्लीकेशन, रसायन विज्ञान में एप्लीकेशन का मतलब प्रयोग अनुप्रयोग, ठीक। प्रयोग अनुप्रयोग जैसे मैं भौतिक विज्ञान में बताऊं कि कौन सा ऐसी युक्ति है, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को लाइट ऊर्जा में परिवर्तित करती है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। उत्तोलक के बारे में, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, इस तरीके के सवाल सिर्फ आपको पकड़ने हैं, ठीक है। इसकी तैयारी मैं कराऊंगा आपके लिए। और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में विटामिन है, वायरस हैं, जीवाणु हैं, परजीवी हैं, इनसे होने वाले रोग, इनको छांटना, ठीक है। और कुछ जो और चीज़ें हैं, डीएनए, आरएनए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी है। अमाशय, और जो मतलब जो पूरा सिस्टम है अपना शरीर का, जंतुओं का, ठीक है, विशेषकर उसमें पढ़ना है। थोड़ा बहुत आपको जो बॉटनी है उससे संबंधित आपको पढ़ना है, ठीक है। अब प्रारंभिक अंकगणित देखिए, प्रारंभिक पूर्ण संख्या, दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक, औसत। सिर्फ इतने ही है, बहुत आसान है, आप मैथ में अच्छी कमांड कर सकते हैं। 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे और 5 प्रश्न, ठीक। दूसरी बात है 8 की हिंदी में संधि है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, ठीक है, समुश्रत भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सामान्य अंग्रेजी, जो सामान्य अंग्रेजी है देखिए, अंग्रेजी व्याकरण और आपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्न। अंग्रेजी व्याकरण पिछली बार नहीं पूछी गई थी, आपठित पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। फिर है रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब
तर्क, लॉजिक एंड रीजनिंग, बृहत एवं लघु, क्रम यानी कि रैंकिंग वाले जो सवाल आते हैं, संबंध, रिलेशंस, समूह से भिन्न को अलग करना, छांटने वाले, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क तथा कथन विश्लेषण, जो फर्स्ट सेकंड निष्कर्ष और कथन दिए होते हैं वो वाले सवाल। नेक्स्ट देखिए, समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, वर्तमान एवं भौतिक, 10 नंबर की है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका वेटेज क्योंकि समसामयिकी का बहुत ज़्यादा है। सामान्य जागरूकता, ये भी 10 नंबर की है। भारत के पड़ोसी देश मुद्राएं, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस हैं, विश्व संगठन एवं मुख्यालय। देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की एक वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी और उसमें से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की सांस्कृतिक कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, ठीक है। इसके बाद में भारतीय अनुसंधान संगठन जो इसरो और DRDO है, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ठीक, इससे भी संबंधित आपको पढ़ना है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, अपठित हिंदी गद्यांश एवं जो है विश्लेषण, इसका एनालाइज 10 नंबर, ग्राफ की व्याख्या एवं वो ग्राफ आएंगे 10 नंबर, और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये पूरी तैयारी जो है मैं आपके लिए कराऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगातार मैं आपको इससे संबंधित वीडियो देता रहूँगा। लगभग सभी सब्जेक्ट की मैं आपके लिए कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। ये भी बताऊंगा आपको, अगर आप सेल्फ स्टडी द्वारा पढ़ना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो एक डिटेल वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा। कैसे पढ़ें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे आपको तैयारी करनी है इतने कम समय में, ठीक है। 18 सितंबर के लिए जो आपका पेपर होने वाला है, तो 70-80 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें कुछ शर्तें हैं जो नॉर्मल हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसको ज़रूर पढ़िएगा। दिस इज़ द वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बात समझ लीजिए। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि क्रम 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित जो कठिनाई का स्तर है, डिफ़िकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी NCERT द्वारा सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी होगा। देखिए, सीनियर सेकेंडरी का मतलब 12th और सेकेंडरी का मतलब 10th। तो जो इसका जो स्तर है, चूंकि ये परीक्षा 10 और 12th लेवल है, यानी कि जो क्लरिकल जो ऑफिसर्स ज़्यादातर वर्क हैं उनसे संबंधित है, तो इससे 10th और 12th लेवल होगा। आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें, आप हाई लेवल का पढ़ते रहेंगे वो कुछ नहीं आएगा। बहुत सारे कोचिंग संस्थान आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का महीनों पढ़ाते रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ नहीं आता है, आपको बहुत दिक्कत होती है। और परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति एवं प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय आधार पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, ये तो मैंने बताया था। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग। देखिए, ये अभी लेटेस्ट आई है, प्रत्येक पेज पे साइन है, आप देख रहे होंगे, आपने देखी होगी। एक बात और ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इसमें परसेंटाइल जो है नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर जितने ज़्यादा आएंगे पेपर इजी आता है, और इसलिए मार्क बहुत ज़्यादा आने चाहिए आपके, ठीक है। परसेंटाइल अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी आपके परसेंटेज ज़्यादा आएंगे तभी आपकी परसेंटाइल अच्छी होगी। तो कोशिश कीजिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल से नहीं पढ़ना है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी नेक्स्ट जो भर्तियाँ आएंगी उनके लिए वो एक निर्धारित कट ऑफ जारी कर देंगे, और इसके अलावा और नौकरी पाने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसमें अच्छे नंबर लाते हैं तो कम से कम जो नेक्स्ट नौकरियां जो निकालेंगी उसमें कम से कम आप फॉर्म तो अप्लाई कर पाएंगे। अन्यथा अगर इसमें आप अच्छे नंबर नहीं लाते हैं तो फिर आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इसमें अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।